नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी साई? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी के लिए आपकी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आ गए हैं, मैथ्स का जो आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और कैसे आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग लगभग तो चीज़ें मैच कर रही है, एक आध क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल डाली गई है, थोड़ा सा घुमाकर डाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को शेयर कर देना बाद में, ठीक है मेरे प्यारे भाई? शुरू करते हैं, आइएगा ध्यान से देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और पहला ही क्वेश्चन आपका टेबल का है। और टेबल का क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो यार। इसने बोला एक स्कूल में कक्षा 9 के छात्रों के 4 सेक्शन ए बी सी डी है। परिणाम इधर दिखाए गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी और ये डी। इधर दिखाया गया दोनों परीक्षा में फेल होने वाले 28, 23, 17, 27 अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गए और वार्षिक परीक्षा में पास हो गए 14, 12, 8, 13। अर्धवार्षिक परीक्षा में पास हो गए लेकिन वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए 6, 17, 9, 15। दोनों परीक्षा में पास हो गए 64, 55, 46, 76। बोला गया है दोनों परीक्षा में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण होने वाले सबसे अधिक है। दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो दोनों सेक्शन में पास होने वाले, दोनों परीक्षाओं में दोनों परीक्षाओं में पास होने वाले किस सेक्शन में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ कितने हैं 64, यहाँ कितने हैं 55, यहाँ कितने हैं 46, यहाँ कितने हैं 76। तो सबसे अधिक किस में आ रहे हैं 76, तो किस में आ रहे हैं डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक आपका ग्राफ का है और ये आपके पास में दंड आलेख है। इस दंड आलेख को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप सभी साथी। बोला गया ग्राफ का अध्ययन कीजिए, पता लगाइए पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। अधिकतम परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई है ये बताना है। सबसे पहले आप ये देखो, आप लोग 2020 की तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, 2021 की कंपेयर करेंगे 2020 से। तो 2020 में कितना 13, यहाँ कितना 15, तो कितनी वृद्धि हुई है। तो आप कहेंगे 2 की कितने पर 13 पर गुणा 100। तो मेरे भैया यहां से बन रहा होगा आप लोगों का कितना, तो आप कहेंगे भाई ये बन गया 200, यानी 13 एकम 13 चलेगा। उसके बाद 7 70 हुआ और 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 तो चलेगा नहीं, 13 पंजे 65, 15 पॉइंट समथिंग बनेगा। 15 पॉइंट समथिंग बना लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, अब 2022 की कंपेयर 21 से करेंगे तो यहाँ कितनी वृद्धि हुई है, 2 की कितने पर हुई है 17 पे, 2/17 गुणा 100 करेंगे तो यहाँ से बनेगा 200 और 200 को 17 से भाग करेंगे तो प्यारे भैया यहाँ बन रहा वाला आपका 17 एकम 17, 3 30 हुआ। ओ सॉरी 17 एकम 17, 3 30 हुआ। 30 पे कितनी बार चलेगा, तो आप कहेंगे कितनी बार भाई, 17 कम 17 है ना। उसके बाद 20 है, 17 कम 17, 3 30 हुआ और 17 कम 17 यानी 11 दशमलव समथिंग बन रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं। तो इसकी 2023 की कंपेयर 22 से होगी तो यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है 3 की, और 3 की वृद्धि कितने पर हो रही है, सॉरी भाई यहाँ मैंने 17 लिख दिया यार, 15 लिखना था यहाँ, है ना, मैं यही तो देख रहा था बार बार। तो 15 से कंपेयर करेंगे तो 15 आएगा नीचे। तो यहाँ कट करेंगे 5 या 15, 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40, यानी 13 पॉइंट समथिंग इसका बन रहा होगा। इधर देखेंगे 2022 की कंपेयर 2023 की कंपेयर 22 से होगी तो कितनी वृद्धि हुई है 3 की कितने पर 17 पर गुणा करेंगे 100 की। तो यहां से कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो मेरे भाई ये चलेगा 17 कम 17 कितना बचा, तो आप कहेंगे ये 13 बचा, 13 से 130 बना। तो ये कितनी बार चल पाएगा भाई, 17 सत्ते 119, 17 पॉइंट समथिंग। और देखते हैं 17 पॉइंट समथिंग सबसे अधिक है तो कहाँ है, ये 10 है, ये 30 है, ये 17 पॉइंट समथिंग है। तो इसका आंसर लगा दो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सबसे राइट आंसर होगा इसका, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 17.65% इसमें इंक्रीज हुआ, सबसे अधिक इंक्रीज यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका सिंपल जो है सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है। हालांकि इसे रीजनिंग में डाल के पूछ लेता कई बार। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा, दी गई कोड भाषा का उपयोग करिए, निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए। जहां प्लस गुणा को दर्शाता है तो प्लस किसको दिखा रहा है, गुणा को दिखा रहा है। गुणा किसको दिखा रहा है, माइनस को दिखा रहा है। उसके बाद माइनस किसको दिखा रहा है, डिवाइड को दिखा रहा है। उसके बाद डिवाइड किसको दिखा रहा है, तो प्लस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास में जो आप लोगों की इक्वेशन है वो है 9 + 4 -6 × 6 और डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जहां प्लस है वहां गुणा लगा देना है, तो 9 × 4। यहां माइनस है वहां पर डिवाइड लगा देना है, माइनस को भाग था ना, हाँ भाग 6 आ गया। उसके बाद में जहां पर गुणा है वहां क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। और उसके बाद जहां भाग है वहां पर प्लस लगा देना। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार अगर आप चलते हैं तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले होनी है भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन भाग करेंगे तो 9 × 4 और बटे में आ जाएगा 6, माइनस का 6 प्लस का 8। तो यहां से सोल्व कर लेते हैं, देखो क्या होने वाला है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9।
उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 से 6 गया तो इसका आंसर बनेगा 8। 8 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका बी ऑप्शन सबसे राइट है, सबसे सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का किसका है, सिंप्लीफिकेशन का ही बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल राशि कितनी है, 96 रुपए। यानी कि कुछ छात्रों ने अपना जो है यात्रा करने का निर्णय लिया और टोटल खर्चा कितना करते हैं, 96 रुपीज। अब बोला 4 छात्र नहीं आए, जिसकी वजह से जो आपके छात्र गए थे उनको 4 रुपए अतिरिक्त योगदान देना पड़ता है। तो यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बाई ऑप्शन है। मान लीजिएगा 8 छात्र गए, अगर 8 छात्र गए तो प्रत्येक पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12 रुपए। अब 4 छात्र अगर नहीं गए तो इसमें यह सबसे पहले देखो कि यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या पूछी गई है, ये नहीं पूछा कि कितने छात्र गए हैं। तो भाग लेने वालों की संख्या अगर 8 है तो अब कितने छात्र यहां जाने वाले हैं, तो आप कहेंगे यहां जाने वाले हैं भैया जी अब 4, क्योंकि 8 से 4 कम करोगे 4 तो कितना आएगा, 24 आएगा। क्या आपका 24 जो है 12 से 4 अधिक है, आप कहोगे नहीं जी गलत है ये तो। इसका मतलब अगर ये गलत है तो आगे का ऑप्शन आप वो उठाएंगे जिससे चीजें जल्दी डिवाइड हो जाए। इसे तो सोचो ही मत ना, 12 उठाओ। अगर मैं 96 को 12 से डिवाइड करता हूं, अगर 12 छात्र गए होंगे तो प्रत्येक छात्र ने 8 रुपए का योगदान किया होगा, बोलो हाँ या ना। अब उसने कहा 4 छात्र अगर ना जाए, अगर 4 छात्र ना जाए तो कितने जाएंगे, 8 जाएंगे। तो प्रत्येक छात्र कितने रुपए का योगदान करेगा, 12 का योगदान करेगा। तो अब का योगदान पहले योगदान से 4 अधिक है, बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे हाँ जी 4 अधिक है। तो इसका आंसर आपका बन रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ए या डी और बी आपका गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होने वाला है। तो सी ऑप्शन यानी 12 छात्र इसमें भाग लेने वाले थे। आइएगा अगला क्वेश्चन समझते हैं, देखते क्या। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया है कि 6 आम की कीमत आप लोगों की कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 90 रुपए दी गई है। अगर 6 मैंगो की कीमत आपकी 90 रुपए है तो सीधा सीधा पूछा गया 10 आम की कीमत कितनी है। तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। तो आप लोगों ने कहा कि भाई 6 की 90 है तो 1 की 15 आएगी, और 1 की 15 है तो 10 की 150 आ रही होगी। तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का किस टॉपिक से है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सीआई के टॉपिक से है। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। उधार ली गई राशि कितनी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने यहां पर जो ब्याज लिया है वो किस रेट पर लिया है, 5%। 5% बनेगा 1/20, यानी 20 रुपए अगर आपका धन है तो 1 रुपए का ब्याज, तो किस्त के कितने जमा होंगे, 21। परंतु क्वेश्चन कितने साल का है, 2 साल का, तो स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का हो जाएगा 441। अब आप मुझे ये समझाएंगे क्या अपनी किस्त बराबर है, बोला नहीं है, क्वेश्चन ने बोली बराबर है। तो यहां पर 21 की गुणा कर रहे होंगे और 21 की इधर है तो 21 की गुणा इधर भी जा रही होगी। मेरे भाई यहां से बन रहा होगा 21 दूनी 42 यानी कि 420, और यहां से कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे 400, यानी आपकी टोटल वैल्यू राशि की कितनी बन रही है, 820। अगर आपकी किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान 441 है तो आपकी राशि का मान कितना आएगा, 820। पर क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई किस्त 1764 रुपए की 2 वार्षिक किस्त, किस्त का मान कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 1764 दिया गया है। तो कितने गुणा पे बैठा है, तो आप कहेंगे जी 4 गुणा पे बैठा है। तो 4 गुणा पे बैठा भाई, इसका 4 गुणा कर दो, 20 चौक 80 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। तो 3280 रुपए इसका जो है आप लोगों का धनराशि बन रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, समझ आ गया सभी को, आ गया होगा। चलो भाई तेजी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या बोला, सी और बी। देखो हर बार आप लोगों ने पढ़ा है आज तक बी और सी, इसने सी और बी लिखा कंफ्यूज करने के लिए। सी और किसी काम को कितने दिन में करता है, तो सी काम को कंप्लीट करता है 18 दिन में, और बी काम को कंप्लीट करता है कितने दिन में, तो आप कहेंगे 24 दिन में। अब इसमें बोला क्या गया है, उन्होंने 8 दिन एक साथ काम किया। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले ये पता करते हैं कि टोटल वर्क कितना बना। तो आप कहेंगे 24 और 18 का एलसीएम बनेगा 72। 18 से जाएगा 4 बार और 24 से जाएगा 3 बार। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। देखो यार, सी अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो बी एक दिन में 3 करेगा, दोनों मिलकर। अगर दोनों मिलकर एक दिन करेंगे तो कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 4 और 3 7। कितने दिन तक 7 काम किया है इन्होंने, 8 दिन तक। तो 8 दिन में कितना करेंगे, 8 सत्ते 56 काम हमारा बन गया भाई। टोटल 72 है, 72 से अगर 56 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा होगा,
तो आप कहेंगे 16। कितना आएगा भाई? 16। अब किसने काम छोड़ दिया? फिर सी चला गया, यानी सी को आराम दे दिया गया। अब कौन काम करेगा? बी। बी शेष काम कितने दिन में करेगा? बी करता है एक दिन में 3 काम, तो 16 काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 16/3, यानी इसका आंसर आ रहा होगा 15 सही 1/3 दिन। 15 सही 1/3 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है इसका? 15 सही 1/3 दिन, 5 से 1/3 है ना, 16/3 है ना ये, तो 16/3 है, तो इसका बनेगा 5 से 1/3। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइएगा, फिर से आप लोगों को टाइम एंड वर्क का एक प्यारा सा सवाल है। क्या क्वेश्चन है ध्यान से समझेंगे, पहले जानते हैं क्या क्वेश्चन अपना है। क्वेश्चन हमारा बोला गया ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए कुछ समय बाद काम छोड़ देता है और बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया, तो ए ने शुरू होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा? मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले ये बताइएगा, ए और बी काम को कंप्लीट करते कितने कितने दिन में? तो आप कहेंगे 75 दिन में ए करता है, और ये भी 75 दिन में करता है। प्रत्येक को 75 बोला, तो टोटल वर्क 75 बनेगा। एक दिन का काम इसका एक बनेगा, इसका भी एक बनेगा। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे हाँ जी। अब उसमें बोला गया है कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर शुरू किया, पर कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी ने 23 दिन में किया। तो मेरे प्यारे बच्चे लास्ट के 23 दिन भी अकेला करेगा। अगर बी एक दिन में एक करेगा तो लास्ट के 23 दिन में कितना करेगा? तो आप कहेंगे 23 काम कर देगा भाई ये। अगर हमारा टोटल 75 है और हमने 23 कर दिया, अगर हमारा टोटल 75 है 23 कर दिया, तो हमारा कितना काम बचा? तो आप कहेंगे यहां हमारा काम बच रहा होगा 52 काम। कितना काम बच रहा होगा? 52। अब इस 52 काम को कौन एक साथ कर रहे होंगे? तो ए और बी ने शुरुआत में एक साथ काम करना शुरू किया था, तो ए और बी शुरुआत में एक साथ करेंगे, तो एक एक 2, तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों मिलकर करेंगे, तो ये होगा 26 दिन बाद। 26 दिन बाद ए ने काम छोड़ा। उसने पूछा है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है, तो मेरे प्यारे बच्चे ए 26 दिन बाद काम छोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने 26 दिन तक एक साथ काम किया है, तो इसका आंसर आपका बन रहा होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है आप लोगों का परसेंटेज का, तो ध्यान से समझेंगे एक बार क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया मेरे भाई, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, उसके बाद 20% घटा दिया गया, उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया, कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है? तो आप इसे रेशो से भी कर सकते हैं, तो रेशो से कर लेते हैं। 25% 1/4, 4 पे 1 की वृद्धि हो गई, तो 4 से कितना हो जाएगा? 5। 20% 1/5, 5 पे 1 की कमी हो गई, तो 5 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4। उसके बाद 10% की वृद्धि होगी, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11, तो आप कहेंगे 10 से 11 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रेशो मेथड। रेशो में अगर लेफ्ट हैंड साइड के नंबर राइट हैंड साइड के नंबर से कटते हैं तो काट दिया करो। 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, तो मेरे प्यारे बच्चे कितनी वृद्धि आ रही है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो 10% की वृद्धि आ गई, ये तो सीधा 10% ही आ जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से किसका आता है? मिश्रण का। और मिश्रण का एक अच्छा सा सवाल आपसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्रम से 180 रुपए पर केजी और 280 रुपए पर केजी दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 300 रुपए पर केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो? यानी कि आप लोगों को 320 रुपए पर केजी की दर से बेच रहा है, तो आप लोगों को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे किसमें? सीपी में। तो मेरे प्यारे बच्चे 20% का मतलब होता है 1/5, यानी हमने अगर 5 का खरीदा तो 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने का बेचा? 6 का। पर क्वेश्चन ने बोला 6 का नहीं बेचा भाई, कितने का बेचा है बच्चा? 320 का। तो कितने गुणा पे बैठा है? तो आप कहेंगे गुरुजी इसको हम कट कर लेते हैं, तो ये कट हो जाएगा किससे? 3 से तो कट होगा नहीं, तो 2 से कट हो जाएगा। 2 से कट कितनी बार होगा? 2 से जाएगा 1 बार और 2 से जाएगा 6 बार, 160/3। और अगर 160/3 हम इसका गुणा करते हैं तो कितना बन जाएगा? 16 पंजे 80, 800/3। यानी इस मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो बन रहा होगा 803 रुपए पर केजी। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले वाली चाय जो है उसका रेट कितना है? 180 रुपए पर केजी, और दूसरी वाली कितनी है? उसका है 280 रुपए पर केजी। और जो मिश्रण वाली बनी उसका क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे 803 रुपए पर केजी। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसके अंदर एलिगेशन वाली फॉर्म लगा दीजिएगा। एलिगेशन में क्या कहता है? बड़े से छोटा माइनस करो। जब इस तरह के फ्रैक्शन आपके सामने आएंगे तो डरना मना है। बेस में देखो क्या है, तो आप कहेंगे 3, 3 की गुणा लगा दो सब जगह। यहां लगाएंगे, यहां भी 3 की गुणा, यहां लगाएंगे, यहां भी 3 की गुणा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आ जाओ घटा दो। देखिए भैया 18 × 54 यानी 540 हुआ। 540 से 800 को घटाएंगे, 800 से 540 घटाएंगे, तो आप कहेंगे यहां से आ रहा होगा आप लोगों का 260। इधर आएंगे तो यहां हो जाएगा आप लोगों का कितना? तो आप कहेंगे 28 × 84, तो यहां जाएगा आपका 40। कितना आ जाएगा भाई? 40। रेशो बना लो, 0 से 0 उड़ा दो, उसके बाद में 2 से गया 2 बार, उसके बाद 2 से गया 13 बार, तो क्या रेशो आ रहा है? तो आप कहेंगे 2:13 का रेशो आ रहा है। 2:13 का रेशो कहां बनेगा भाई? 2:13 का रेशो बनेगा डी ऑप्शन में। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी साथी को। आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ध्यान से देखो एक बार।
तो क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। ए और बी की गति का अनुपात दिया गया है, ए और बी के स्पीड का रेशो दिया गया है, स्पीड का रेशो है 2:3। अगर इनकी गति का अनुपात दिया है तो आगे क्या बताया गया समझो। इसने बोला है इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि यहां से टाइम की कंपेयर हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं यहां से स्पीड से टाइम का रेशो बना सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब डिस्टेंस सेम होगी तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो रेशो बनेगा 3:2। तो ध्यान से देखो यहां कितना अधिक लग रहा है, एक पर क्वेश्चन में बोला 15, कितने गुणा पे बैठा 15 गुणा पे, तो ए का यहां से टाइम आ रहा होगा कितना, तो आप कहेंगे यहां से टाइम आ जाएगा गुरुजी 45। कितना आ गया भाई 45, क्लियर है, तो आप कहेंगे हाँ जी। अब इसने बोला है यदि ए अपनी स्पीड को दुगनी कर दे, यदि ए अपनी स्पीड को क्या कर दे, दुगनी कर दे, यदि ए अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो इसके अंदर उसे कितना समय लगेगा। तो बेटे एक बात बताओ, अगर ए अपनी स्पीड दुगनी करेगा, अगर ये स्पीड अपनी डबल करेगा तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ जी आधा हो जाएगा। इसका आंसर बन जाएगा 22.5 मिनट। कितना बन जाएगा 22.5 मिनट। तो आप कहेंगे हाँ जी 22.5 मिनट बनेगा, 22.5 मिनट लगा देंगे हम यहां, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप लोग कह रहे कि हम अपनी स्पीड को दुगना कर देंगे तो टाइम आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है, टाइम और स्पीड में क्या कनेक्शन होता है, रेसिप्रोकल वाला। तो अगर हम अपने टाइम को देखें तो 45 है और हमने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। स्पीड अगर डबल होगी तो टाइम हाफ हो जाएगा, स्पीड अगर 3 गुना होगी तो टाइम 1/3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 45 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे 22.5 इसका आंसर बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं फिर से आप लोगों का किसका है, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज से उठाया हुआ सवाल है। आइए भैया क्या क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मैंने टाइम वाला करा रखा, इसने रेट वाला पूछ लिया, तो घबराने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा तो सवाल है। ये 5% से 3 गुना हो जाती है तो कितने परसेंट से कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना। तो याद करिएगा साधारण ब्याज का वो कंसेप्ट जिसमें आप लोगों को इस प्रकार की चीजें सिखाई गई थी। तो बोला गया था जितना गुना है उससे 1 कम कर दो, यहां गया 2 और यहां गया 5, तो कितने गुना पे बैठा है, तो आप कहेंगे 2.5 गुना पे बैठा है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर इसका 2.5 गुना करूंगा तो 5 का 2.5 गुना बन रहा होगा 12.5। कितना बनेगा भाई 12.5%, 12.5% इसकी रेट आने वाली है। ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट कर रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है किसका सर, एवरेज का, और एक बहुत ही प्यारा सवाल है, आसानी से बना सकते हैं, बस ध्यान से डाटा को समझना है। क्वेश्चन क्या है देखो, सेवा से सेवानिवृत्त, यानी कि एक बंदे का रिटायरमेंट बोला जा रहा है, एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है, आधे के बराबर है। उसका वेतन 1/1/1983 को 380 रुपए प्रति माह है। 1/1/1983 को 380 रुपए प्रति माह है। 1/10/1983, 1/10/1984, 1/10/1985 पर 40 रुपए दे राशि की वृद्धि के साथ यदि 1/1/1986 को उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो वह प्रति माह कितनी पेंशन प्राप्त करता है। जो पेंशन है वो एवरेज का आधा है। तो पहले तो हम इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज से पहले इसका टोटल निकालेंगे। तो आइएगा समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मुझे एक बात बताइएगा, 1/1/1983 को कितने रुपए मिलने शुरू हुए, 380 रुपए, और अगली बार 40 की वृद्धि हो गई तो 40 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना बन जाएगा, 420 बनेगा कि नहीं बनेगा। उससे अगली बार फिर 40 की वृद्धि होगी तो कितना बनेगा, 460, और फिर 40 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500। अब आप मेरी बात सुनिएगा, ये 380 रुपए से कितने महीने तक मिलेंगे, पर महीने के हिसाब से 380 है तो कितने महीने तक 380 मिलेंगे। सुनो यार, 1/1/1983 से मिलने शुरू हुए, 1/10/1983 तक की बात है। तो यहां आप कहोगे कि भैया यहां तो 9 महीने तक मिले। कितने महीने, 9 महीने, 1 से 10 तक 9 महीने, फिर 10 से 10 यानी कि अगला साल आ गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया, यानी 12 महीने तक मिलेंगे। फिर 84 से 85 यानी ये फिर भी पूरे 12 महीने मिलेंगे, और 85 से 86, 85 से 86 पूरा साल नहीं हुआ है क्योंकि यहां 10 है और यहां कितना है, 1 है। तो 10 यानी कि यहां बात चल रही है आप लोगों की किससे, तो आप कहेंगे आपके नवंबर से बात चल रही है, नवंबर थोड़ी 10 है ना, 1/10, तो बात चल रही है आपकी अक्टूबर से। तो अक्टूबर से चल रही है आपकी जनवरी तक की बात, तो कितने महीने हो गए, 3 महीने। क्लियर है, तो यहां से टोटल करेंगे कितना बनेगा, 0 हो जाएगा, 9 8 72, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 3 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34, 3420 आ गया। यहां जाएगा 0, यहां 12 दूनी 24, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 चौका 48 और 2 50, यहाँ 5040 हो गया, यहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, 12 6 72 का 2 हो 7 हो जाएगा। उसके बाद 12 चौका 48, 7 55 हो जाएगा, 55 20 यहाँ से हो गया मेरे प्यारे बच्चे, और यहाँ से आ गया कितना, 1500। इसको ऐड करेंगे भाई, इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना आएगा देखते हैं भाई, कितना बनेगा। देखो 0 तो ऐसे ही आ गया, उसके बाद में 2 और 4 6 और 2 8 हो गया। आप कहेंगे हाँ जी, उसके बाद 5 और 5 10
और 10 और 4 14 हो गया, 4 हो गया, हासिल हो गया 1, उसके बाद में 4 हो गया, 3 और 1 4, और ये 10 4 14 और 1 15, 15,480, 15,480 इसका टोटल वेतन बना है। परंतु जो इसका औसत है वो कितना बनेगा, देखो यार इसका एवरेज कितना बनेगा, 15,480, 15,480 कितने महीने की इनकम है। आप कहोगे भैया इसको तो देखना पड़ेगा कि भाई 9 महीने, 12 महीने, 12 महीने और 3, वैसे दे भी रखा 3 वर्ष, यानी कि 36 महीने की इनकम है ये। अगर 36 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ रहा होगा, 36 से अगर हम इसे भाग करेंगे, 36 से करेंगे, हाँ 36 से करेंगे भाई, 9 12 12, हाँ 36 महीने से भाग करेंगे। अगर हम इसे 36 से डिवाइड करते हैं तो 36 से कितनी बार चलेगा, तो 36 चौका 144, उसके बाद में कितना बचेगा, 10 बचेगा, 36 चौका 144, तो कितना बचेगा, 430, 36 चौका 144, उसके बाद में आप लोगों का बचेगा यहां से यार 1000, वो बच रहा 108 बच रहा है, 36 दिया 108, 430 रुपए आ गए टोटल। तो 430 रुपए अगर ये आया है तो आप लोगों से पूछिए इसकी पेंशन क्या होगी, तो इसकी पेंशन जो है वो इसके एवरेज की क्या है, आधी है, देखो वहां लिखा हुआ है साइड में। तो 430 का आधा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ रहा होगा इसका आंसर, 215, 215 रुपए इसका आंसर आ रहा होगा। तो 215 रुपए आप ऑप्शन नंबर कहां लगा देंगे, आप लगा देंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पर। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हाँ ये है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप लोगों को ढंग से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही आसान सा सवाल है, क्या क्वेश्चन है देखो यार, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले डाटा को पढ़ा करो। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो संख्या का 120% है। मान लो कोई संख्या है उसका 70% आपको दिया गया है, और वो कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे वो दिया गया है भैया जी हमें 0.35, 0.35, तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, यानी कि ये पूरा पूरा ही इसको उड़ा ले गया, तो मेरे भाई 35 दूनी 70 हो गया। तो यानी x की वैल्यू यहां से आई 1/2, यानी वो संख्या 1/2 रही होगी। अब उस संख्या का कितना निकालना, 120%। इसका 120% निकालने के लिए आप क्या कर रहे होंगे, सीधा सीधा लिख लिया करो भाई, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से कट जाएगा 6 बार, 6 को 10 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0.6। 0.6 किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन में है। किसमें है, जो 6.0 है भाई, ये 6.0 है, तो हमें यहां मिलेगा 0.6, ये 0.6 है। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसमें बोला गया है कि एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% डिस्काउंट भी दिया जाता है, उसका वास्तविक लाभ कितना। देखिएगा, मान लीजिएगा इसकी कीमत पहले कितनी थी, 100, 25% इसने अधिक अंकित किया है, 25% यानी कि 125, नहीं 100, हाँ 125, सही है 25% लाभ पर इसने अर्जित करने की बात की है। अब कहता है कि 16% का डिस्काउंट देगा। 16% निकालो यार इसका, 16% अगर इसका निकालेंगे, 125 का 16% तो हम सीधा सीधा निकाल देते हैं, 125 गुणा 16 बटे 100, तो यहाँ हो जाएगा 25 पंजे 125, और 25 चौका 100, और 4 चौक 16, और 4 पंजे 20, तो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 20 आ गया। कितना आ गया, 20। अगर 20 कम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, 105। तो इसका वास्तविक लाभ देखेगा कितने परसेंट बना, तो आप कहेंगे वास्तविक लाभ बना गुरुजी इसका 5, कितने पर, 100 पर, तो हम कह सकते हैं इसका 5% का प्रॉफिट बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, चलें आगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने फिर से आ गया, और एवरेज का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने है। देखो क्या, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का एवरेज दिया गया है, 30 पारी है, और 30 पारी का एवरेज कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 30 पारियों का एवरेज दिया गया है गुरुजी हमारा 40। कितना दिया गया है, 40। अब उसने कहा उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, यानी कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस दिया गया है 100। इसके अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 100 दिया गया, 100 दिया गया। आइएगा बाद में समझते क्या होगा। इन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो कितनी पारी रह जाएगी, 28 पारी, और 28 पारियों का एवरेज कितना हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो आप कहेंगे 38 दिया गया है। तो इसमें न्यूनतम स्कोर पूछा गया कितना है। देखिए भैया जू के तू सवाल रखे हुए मिले हैं आप लोगों को, आइएगा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पारी कितनी कम हुई है, 2, यहाँ आप लोगों का एवरेज कितना कम हुआ, 2। तो एवरेज में ज्यादा वाले में गुणा कर लो, पारी में कम वाले में कर लो, या पारी में ज्यादा वाले में कर लो, एवरेज में कम वाले में कर लो, आंसर मतलब टोटल यहां से सेम बनता है, यानी 2 पारियों का टोटल बनेगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बनेगा। अब मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, केवल और केवल सॉल्यूशन दिखा रहा हूं भाई क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बन जाएगा 38 गुणा 2, और वहां हो जाएगा 30 गुणा 2, तो 38 दूनी 76, 30 दूनी 60, और ये बन जाएगा आप लोगों का कितना,
136, 136। अगर दो संख्याओं का टोटल आपके पास में 136 है, अंतर आपका 100 है, तो इसमें से आप लोग कह सकते हैं कि कम वाली वैल्यू कितनी बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे टोटल से 100 अलग करो, कितना आया 36। 36 में अब कोई अंतर नहीं, दोनों भाग बराबर हो गया, 18 18। तो जो मैक्सिमम है वो 118 है, जो मिनिमम है वो 18 है। तो आपसे पूछा गया था इसका मिनिमम स्कोर कितना है, इसका मिनिमम वो 18 है। मेरे भाई अच्छा सवाल है, कोई टुच्चा मुच्चा सवाल नहीं है कि कोई भी आएगा कर जाएगा भाग जाएगा ना, ऐसे वाला नहीं है ये भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही आसान सा, बेहद आसान क्वेश्चन पूछ लिया कि एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो कार का सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। 20% की हानि हुई है यानी कि 80% की वैल्यू आपके सामने कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 6400 दे रखी है, तो 100% की नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल निकाल देंगे भाई। तो 80 से कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 80 से 80 बार ही जाएगा। 80 गुणा 100 करेंगे तो 8000 आपका सीपी आ रहा होगा, कॉस्ट प्राइस आ रहा होगा। कई तरीके से कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी साथियों का सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये देखो भैया, प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा ही प्यारा सवाल है। एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है, यदि उसे कुछ नुकसान होता है, कुछ हानि होती है। यदि वैसे 580 रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का क्या होता, दुगना होता। मानिएगा जब उसने अपनी वस्तु को 460 रुपए में बेचा, जब अपने वस्तु को उसने 460 में बेचा तो उसे लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ। और अब कह रहा है जब वो अपनी वस्तु को कितने की बेचता है, तो कहता 580 की बेचता है तो उसे लाभ होगा। पर होगा कितना लाभ, कि पहले होने वाली हानि का दुगना। अगर पहले 1 रेशो की हानि हुई है तो यहां 2 रेशो का क्या होगा, लाभ होगा। मेरे प्यारे बच्चे इनका अंतर कितना आ रहा होगा, तो आप कहेंगे 3 रेशो, और इनकी वैल्यू की अंतर कितना आ रहा होगा, तो आप कहेंगे 40 और 80 यानी 120। अगर 3 रेशो की वैल्यू 120 है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग हानि वाली तरफ से इसका सीपी निकालना चाहते तो ऐड हो जाएगा, और प्रॉफिट वाले से करोगे तो माइनस हो जाएगा। 1 रेशो की वैल्यू 40 है, 1 रेशो यहां लिखा हुआ है, तो 460 प्लस 40 तो आंसर आ रहा होगा 500 रुपए। तो इसका क्रय मूल्य कितना रहेगा, 500 रुपए। 500 रुपए आपका ऑप्शन नंबर कहां है भाई, डी में है। डी ऑप्शन आप लगाएंगे, आगे निकल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक नाव धारा के विपरीत। देखिए नाव धारा का क्वेश्चन आ गया है, बड़ा ही प्यारा सा नाव धारा का एक सवाल आपके सामने। मैंने हालांकि नाव धारा आपको पढ़ाई है, अगर आपको याद हो, जबकि आपके सिलेबस में है नहीं नाव धारा, पर इस बार कुछ अलग कर दिया उसने। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में। धारा के विपरीत हमारी स्पीड क्या होती है भाई, 80 किलोमीटर अगर हम 16 घंटे में चले हैं तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोला गया है धारा की दिशा में 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है। धारा की दिशा में हमारी स्पीड होती है एक्स, 72/12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा गया है कि शांत जल में, स्थिर जल में नाव की गति यानी एसवी, स्पीड ऑफ बोट। तो एसवी क्या पढ़ा आप लोगों ने, x + y/2। एक्स की मान कितने हैं 6, y की कितनी है 5, 6 और 5 11, 11/2 का मतलब हुआ 5.5, 5.5 लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इसका मान बन जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ जाता है एक और नाव धारा का बहुत ही प्यारा सवाल। ये थोड़ा सा आप लोगों को साफ दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें इसी प्रकार का आया भाई, हमारे पास भी है। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 22 से 1/2 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। अगर 22 से 1/2 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है तो इसकी एसबी क्या बनेगी, तो आप कहेंगे 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर इसकी एसबी है तो आप लोगों से इसकी एससी की वैल्यू पूछी गई है। अब क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा। धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का दुगना है। मैं समझा रहा हूं ना क्या बोल रहा है। धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का दुगना है, यानी कि आप अगर दिशा में चलते एक बार विपरीत चलते हैं तो अगर टाइम की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो विपरीत दिशा में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है, तो विपरीत दुगना समय लगा तो यहां एक समय लगेगा। मैंने आप लोगों को डायरेक्ट टाइम से ही एसबीएससी का रेशियो समझा रखा कि कैसे बनता है, तो आप लोगों का समय खराब नहीं करेंगे। 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 से 1 कम करेंगे 1 हो जाएगा। अगर एसबी 3 है तो एससी कितना आ जाएगा 1, पर ये 3 नहीं है, ये कितना है 22 दूनी 44 और 1 45/2। यहां से वैल्यू कितनी आ रही है भाई 45/2। अगर ये 45 है तो 3 का कितने गुना 15 और बट्टे में 2 तो 15/2 गुना यानी 7.5 गुना। तो इसका भी 15/2 गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा यहां से 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आप कौन सा क्लिक करने वाले थे वहां पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। इसमें ही लिखा हुआ है 7 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है ये इसकी भी थोड़ी सी चीजें ऐसे ही हो रही है, मैं लिख देता हूं 1/2, उसके बाद लिखा हुआ 2/3, उसके बाद लिखा हुआ 3/4, उसके बाद लिखा हुआ 4/5। इनका क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता है ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे, नीचे वालों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे 1 2 3 4 का एचसीएफ कितना बनेगा 1, और 2 3 4 5 का एलसीएम कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 60, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है। तो इसका आंसर बनेगा 1/60 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ जाता है और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये है आप लोगों का
किसका क्वेश्चन? एचसीएफ का। इसमें बोला गया 285 510, उसके बाद में आप लोगों के पास लिखा 1440, इसका लेना है बेटे हमें एचसीएफ। अब एचसीएफ लेने के लिए बात को समझना पड़ेगा। एचसीएफ लेने के लिए आपके पास तरीके हैं, अंतर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, यहां कुछ भी मत लगाना, यहां ऑप्शन रखे सामने, इनका यूज करना शुरू करो। 17 तो कभी हो ही नहीं सकता, 17 से 144 कटने का नहीं, 17 के टेबल में कहीं आता नहीं है, हटाइएगा इसको। 16 की बात करने का प्रयास करते, 16 से 1440 कट जाएगा, 16 में 144, परंतु 16 से 510 नहीं कटेगा, 16 से 48, 48 से 3 यानी कि 30, और 30 16 से नहीं भागे, यानी इसको हटा दो, इसको हटा दो, 15 को उठा लो, 15 से कट जाएगा, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 निम्मा 135 हो जाएगा, 9 90, 15 चिका 90 कट गया, 15 30 45 हो जाएगा, 6 15 चौका 60 कट गया। उसके बाद में 15 के 15 13 135 कट गया। तो भाई साहब इसका आंसर लगा दो आप लोग 15, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आता है, और किसका क्वेश्चन है मेरे भाई? 2D का। और ऐसा सवाल जो मैंने आपको अभी परसों की क्लास में कराया, 8 मीटर आधार 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का एरिया कितना होगा? इस त्रिभुज का एरिया पूछा गया है, तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया गया है? तो 8, और हाइट कितनी दी गई? 16, 2 अट्ठे 16, 8 8 64, इसका आंसर बन गया 64 मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आता, देखो जी क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपके सामने आया एवरेज स्पीड का। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? तो मेरे भाई एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आप जानते हो, चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 400 किलोमीटर, कुल दूरी बटे कुल समय, और समय इसमें नहीं दिया तो समय बनाना पड़ेगा। समय बराबर होता दूरी बटे चाल। तो पहले 200 किलोमीटर के लिए हमारी स्पीड क्या रही होगी? तो हम कहेंगे पहले 200 किलोमीटर के लिए हमारी स्पीड थी 80, और अगले 200 किलोमीटर के लिए हमारी स्पीड क्या रही होगी? तो आप कहेंगे इसमें हमारी स्पीड थी 50। तो मेरे प्यारे बच्चे जीरो कट दो, जीरो कट कर दो, 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो, जीरो कट कर दो, 20 कॉमन ले लो। उसके बाद में कैलकुलेशन कर लो, 5 इधर 8 इधर, यानी कि 13 बन गया। वो 8 पंजे हो जाएगा 40, ऊपर क्या है 400, ऊपर क्या है 400, यहां से कैलकुलेशन कर दो, 0 से 0 उड़ा दो, 2 से 20 बार उड़ा दो। उसके बाद में आ जाओ आगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 40 गुणा 20 यानी 800, और 800 को किससे भाग करेंगे अपन? 13 से। और जब 13 से भाग करेंगे तो 13 छिंग 78 चल पाएगा, 13 छिंग 78, 2 बचा 20 बना, 13 कम 13 है। उसके बाद में 61 दशमलव देख लो कहां लिखा हुआ है, तो 61.53 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत है नहीं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है पाई चार्ट का। और पाई चार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। क्या क्वेश्चन है आप लोगों के सामने? क्वेश्चन ये है सर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको साफ दिखाई दे। देखिए जी, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताया गया है कि ये पाई चार्ट है, आप इसको और इसको ध्यान से देखोगे, ये हिंदी में ये इंग्लिश में, कभी कंफ्यूज हो तो दो आ गए, दो नहीं है एक ही है, बस ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो बोला गया है किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले खर्च, अलग अलग खर्च दिए गए हैं। प्रचार लागत में 10%, मुद्रा लागत में 20%, परिवहन में 10%, कागज में 25%, जल्दसाजी में 20%, रॉयल्टी में 15%। आगे क्या समझाया गया समझने का प्रयास करेंगे। अब बोला गया है यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, निर्धारित किया गया है, और अंकित मूल्य कितना है 280। अगर 40% का मतलब समझेंगे, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि अगर 5 रुपए इसका एमआरपी है, सॉरी इसका सीपी है, तो ये लागत मूल्य है। अगर ये सीपी है तो इसका एमआरपी कितना अंकित किया गया है, तो आप कहेंगे 7। परंतु क्वेश्चन ने एमआरपी कितना दिया है 280। कितने गुणा पे बैठा है? 40 गुणा पे बैठा। सिंपल 40 गुणा करेंगे तो इसका सीपी, इसका लागत मूल्य आ रहा होगा 200। बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना। आप कहेंगे लागत मूल्य तो आगे, आप क्या बताना आगे समझो। पुस्तक की प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत बताइएगा, कागज की लागत बताइएगा, प्रयुक्त कागज की लागत। कागज लागत कितना है 25%। तो मेरे प्यारे बच्चे 200 का 25% निकालना कौन सा मुश्किल गेम है? तो आप कहेंगे 200 का 25% आ रहा होगा गुरुजी हमारा 50। कितना आ रहा होगा? तो आप कहेंगे 25 दूनी 50। बात समझ में आ गई होगी सभी साथियों के, और यहां आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट। क्लियर? तो मेरे भाई इस सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे अपने मैथ्स के अंदर, वो सारे मैंने करा दिए हैं। और जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं ज्यादा आसान नहीं है। कभी ये समझ रहे हो कि बहुत आसान है, ये भूल है बेटे तुम्हारी। जब हम कर रहे हैं तो हम केवल मैथ्स वाले पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं। आप जब पेपर में बैठते हो तो 150 क्वेश्चन सामने होते हैं, तो इसलिए जो है ये आप लोग जो भी इधर उधर ये कहते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं यार, एक तरीके से भ्रांति फैला रहे हो कि भाई बहुत आसान पेपर है, कुछ भी तो नहीं है, ये है वो है, ये तुम्हारी भूल है। जब तुम खुद अपने एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारी ये भूल सबकी समाप्त हो जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए
जो भी पेपर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, पेपर को देखो, पेपर को समझो, पेपर का डाटा रीड करो, पेपर में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं वो समझो। अब देखो, जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, पेपर है, उसके अंदर नाव धारा से कोई क्वेश्चन नहीं है, नाव धारा से कोई क्वेश्चन नहीं है। सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रख दिए, बताओ अब क्या कर लोगे आप उसका। 2D से पहली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है, 2D से क्वेश्चन रख दिया साहब इसके अंदर। पहली शिफ्ट में टेबल से कोई क्वेश्चन नहीं है, टेबल से क्वेश्चन रख दिया भाई इसमें। अब ये बताओ आप कैसे कह सकते हो कि आप लोगों का इस टॉपिक से क्वेश्चन रखेगा, इस टॉपिक से नहीं रखेगा। पहली शिफ्ट के अंदर आप लोगों को भी पता है, पहली शिफ्ट के अंदर जो मिश्रण का क्वेश्चन रखा वो इतना आसान रखा, इतना सिंपल रखा कि आप लोगों ने उसको चंद सेकंड में कर दिया। और इसके अंदर भी मिश्रण से क्वेश्चन आया, पर मिश्रण का एक लेवल ऊपर आया। तो इसलिए आप लोगों को पेपर को ध्यान से पढ़ना है, समझना, देखना। ये नहीं है कि भाई उसको देख लिया, मिश्रण का ये वाला टाइप आ रहा है और बस उसके अंदर लगेगे कि भाई इसको पक्का कर लो। आपके पेपर में पता लगा मिश्रण का दूसरा टाइप भेज दिया, तीसरा भेज दिया, चौथा भेज दिया, तो मिश्रण से क्वेश्चन तो आएगा, पर यह नहीं है कि उसी तरह का आएगा। उसका हो सकता अगला लेवल आ जाए, उससे हो सकता थोड़ा टफ आ जाए। तो आप इसलिए जो है अपना आपको ये तैयार करके चलो कि हम पेपर में बैठेंगे और पेपर को अच्छे से डाटा को रीड करेंगे और बढ़िया से सोल्व करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि भाई 23 तारीख का तो आसान आ गया, 24 का मुश्किल आएगा, 25 का मुश्किल आएगा, 30 31 का तो ज्यादा ही मुश्किल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का सा लेवल अब आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। ये नहीं है कि पिछले वाले सेट के अगर देखते हैं 23 अगस्त वाले को, शिफ्ट फर्स्ट को, तो उसमें अगर आपके 5 क्वेश्चन ठीक ठाक थे तो इसमें 10 क्वेश्चन ठीक ठाक है। आगे पूछोगे तो 15 ठीक ठाक हो जाएंगे, उससे आगे पूछोगे 20 हो जाएंगे ठीक ठाक। पर ये नहीं रहेगा कि भाई बहुत ही ज्यादा आप लोगों का टफ कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आए, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी साथियों तक, जो सभी मैथ्स का सॉल्यूशन देख सके। और कल 24 तारीख का फिर से हम लेकर आएंगे आपका शिफ्ट नंबर 1 का जो पेपर होगा फटाफट। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम।